हेलो फ्रेंड्स। पिछले टर्न पर हमने चूहे के एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम इसका चूहे का तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं चूहे का तंत्रिका तंत्र। वातावरणीय उच्छावचन जो होते हैं, फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, उनकी संवेदना को महसूस करने के लिए सभी प्राणियों में एक संवेदी या तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार से चूहे में भी एक विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है जो भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं सुविधा की दृष्टि से: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी अनुकंपी और परानुकंपी प्रकार का जो नर्व्स हैं, इंडिपेंडेंट नर्व्स हैं, जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पर कंट्रोल करते हैं, उसमें ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आता है। तो सबसे पहले लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क चूहे का जो मस्तिष्क है वो छोटा, गोल, चौड़ा होता है और सफ़ेद रंग का होता है, जो तंत्रिकीय ऊतक से बना होता है। ये कपाल या क्रेनियल गुहा में सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ड्यूरामीटर और पायामीटर। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट सकते हैं: अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क जिसे मिजेंसेफेलॉन कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क जिसे रोम्बेनसोफेलॉन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है या फोर ब्रेन जो होता है, उसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर और घ्राणपाली ऑल्फैक्टरी लोब इसके अंदर आते हैं। इसकी पृष्ठ सतह पर गायरी और सल्की यानी खांच और उभार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी वजह से किसी भी प्राणी का इंटेलिजेंस का आकलन किया जाता है। इसमें जो ब्रेन है, तंत्रिका तंत्र है, वो इस प्रकार से यहाँ आंखों के पीछे से यहाँ से शुरू होता है। ये इसका ब्रेन है, इंटीरियर मोस्ट पार्ट है। ये इसके पीछे की तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड पूंछ तक पीछे तक जाती है। इस प्रकार ये तंत्रिका तंत्र की लोकेशन बताता है। और ये इसका ब्रेन है, रेटस का ब्रेन, जिसमें डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों बताए गए हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है वह उसका काम प्रमुखतः बुद्धि और इच्छा शक्ति, स्मृति, परिकल्पना, ज्ञान, चेतना, मूत्र त्याग और मल त्याग आदि का नियंत्रण करना होता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो होता है, जिसे मेसेंसेफेलॉन या मिडिल ब्रेन कहते हैं, उसमें ऑप्टिक लोब होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब होते हैं और एक डाइनसेफेलॉन होता है। इसमें ये सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें थैलेमस होता है। वो थैलेमस के 3 भाग होते हैं, आगे का एपिथैलेमस और फिर थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग होते हैं, जिसके नीचे ये ऑप्टिक कियाज्मा पाया जाता है पीछे की तरफ। क्योंकि ऑप्टिक लोब से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो आपस में क्रॉस होती हैं, एक दूसरे के दाईं बाईं तरफ जाती है और बाईं दाईं तरफ जाती है। जहाँ पर क्रॉस होती हैं उस जगह पर ऑप्टिक कियाज्मा बनता है। उस ऑप्टिक कियाज्मा में नीचे की तरफ एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। मध्य मस्तिष्क आगे से प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा थोड़ा सा कवर कर लिया जाता है और पीछे से पश्चिम मस्तिष्क से ये आपस में कनेक्ट होता है। मध्य मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य होते हैं: ये भूख, प्यास, ताप, संतृप्ति, थकान, प्यार, घृणा, मैथुन क्रिया आदि पर ये नियंत्रण रखता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो उसमें सेरिबेलम होता है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। उसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध की तरह है, उसमें भी सल्की और गायरे होते हैं। ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए और पेशीय समन्वय बनाने के लिए होता है। सेरिबेलम पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है, जिसमें हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया, क्रमाकुंचन गति, रक्तदाब, निगलना, ग्रंथियों से स्रावण करना, उल्टी करना आदि इन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद मेरुरज्जु जो होता है वो मस्तिष्क से निकल करके मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे फोरामेन मैग्नम जो कपाल के अंदर होता है, उससे निकल करके कशेरुक दंड के अंदर न्यूरल कैनाल में पड़ा रहता है।
जितनी बड़ी कशेरुक दंड होती है उतना ही बड़ा उसका मेरुरज्जु होता है। उत्तकीय रूप से अनुप्रस्थ काट में एच आकार का ये मेरुरज्जु दिखाई देता है, जिसमें अंदर की ओर धूसर द्रव भरा रहता है, बाहर की ओर श्वेत द्रव भरा रहता है। जबकि मस्तिष्क में ये उल्टा होता है, यानी कि अंदर की ओर श्वेत द्रव होता है मस्तिष्क में और बाहर की तरफ धूसर द्रव होता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। जैसे चूहे में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और 37 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं इस प्रकार हैं: ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्क्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसिन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, संवेदी होती हैं, कुछ मिक्स होती हैं और कुछ मोटर प्रकार की होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अंतरंगों में चल रही जो जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके लिए अंतरांगों में नर्व्स और गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये मेरुरज्जु और मेरु तंत्रिकाओं से संलग्न रहते हैं। अनुकंपी जो तंत्रिका हैं उनमें प्रमुखतः मूत्र जनन तंत्र, आहार नाल, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि में जो नर्व सप्लाई होती है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका कार्य अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, चूहे का प्रजनन तंत्र। चूहा हम जानते हैं एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें किसी प्रकार का लैंगिक द्विरूपता भी नहीं पाई जाती है। नरजनन तंत्र, सबसे पहले इसका नरजनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी शुक्र नलिका और एक शुक्राशय और एक शिश्न होता है। वृषण लंबी कुंडलित शुक्र जनन नलिकाओं से बने होते हैं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्र जनन नलिकाएं एक अन्य कुंडलित नलिका जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं उससे जुड़े रहते हैं और फिर वो एपिडिडाइमिस पुनः वो शुक्राशय से जुड़ी रहती है जहां पर शुक्राणु आकर के बनते हैं टेस्टिस में और उनका अस्थायी रूप से उनका भंडारण किया जाता है। यहाँ से वो शिश्न के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शिश्न से ठीक पहले एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है जिसका स्राव शुक्राशय की काउपर ग्रंथियों से मिलकर के और एक शुक्र रस या सीमन बनाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये जो किडनी है, किडनी के पास में ही यहीं पर उसके जस्ट नीचे ये इसके टेस्टिस हैं। टेस्टिस से ये नीचे टेस्टिस हैं, शरीर से बाहर होते हैं इनके टेस्टिस। और चूंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए शुक्र जनन की क्रिया के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए इनका शरीर से बाहर होना इनमें पाया जाता है। और ये जिसमें रहते हैं इसे स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसमें से बनने के बाद में ये वासा डिफरेंस के द्वारा यहाँ पर शुक्राशय में आते हैं। यहाँ पर इससे सेमिनल वेसिकल के साथ में ये प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ी रहती है और काउपर ग्लैंड जुड़ी रहती है जिसके माध्यम से ये बाहर सीमन के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसके बाद मादा के अंदर ये 2 ओवरी होती हैं। ओवरी ओविडक्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं और यहाँ पर ये एक इनमें यूटेरस पाया जाता है जहाँ पर ये संयुक्त रूप से मिलते हैं और यूटेरस फिर वेजाइना के द्वारा बाहर खुलता है। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी और गर्भाशय होते हैं, भाग होते हैं। अंडाशय सफेद रंग की देह गुहा की पृष्ठ दीवार पर कशेरुक दंड के दोनों ओर मीजोवेरियम झिल्ली के द्वारा लटके रहते हैं। अंडाशय की जर्मिनल जो एपिथेलियम है उसमें अंड जनन की क्रिया होती है और उसके द्वारा अंडाणु बनने के बाद में अंडाणु विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसी अंडाशय के अंदर पड़े रहते हैं। अंडवाहिनी जो है वो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली लंबी अंडवाहिनियां होती हैं जो भ्रूण की मुलेरियन वाहिनी से बनती हैं। ये डोर्सल बॉडी वॉल एक लिगामेंट के द्वारा मीजोट्यूबेरियम के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनका अग्र चौड़ा कीप के समान सिरा होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं और ऑस्टियम इसका शेष भाग मोटा कुंडलित मसल होता है और इसकी आंतरिक दीवार पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब अंडाणु परिपक्व होता है तो ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा इसमें फट जाती है और अंडाणु देह गुहा में मुक्त हो जाते हैं। ये अंडाणु अंडवाहिनी के ओस्टियम में प्रवेश करके अंडवाहिनी से गुजरता हुआ और अन्य विशेष प्रकार के स्रावों को ग्रहण करता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय मोटा होता है, मांसल होता है, थैले के समान होता है और उसमें परिवर्धन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रजनन काल, यदि वैसे तो चूहों में कोई प्रजनन समय नहीं होता है लेकिन ये साल भर प्रजनन कर सकते हैं जब तक कि कोई मादा गर्भित न हो, लेकिन अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड के समय में इनकी प्रजनन दर कम हो जाती है। जन्म के 8 या 10 सप्ताह बाद में चूहा परिपक्व हो जाता है जनन रूप से और उसमें प्रत्येक परिपक्व मादा 4 या 5 दिन के पश्चात में ईंट पर आती है। उसमें मैथुन क्रिया होती है और इसके लिए नर चूहे में शिश्न होता है, आंतरिक निषेचन होता है।
मादा गर्भाशय और भ्रूण के मध्य में कोरियोलेंटो एक प्लेसेंटा पाया जाता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। चूहे में गर्भकाल 21 से 24 दिन का होता है। इसके बाद में मादा एक बार में 6 बच्चों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये चूहे का प्रजनन तंत्र होता है। और चूहे के साथ में ये इसके साथ ही इसका सेक्शन बी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।